बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन की लाइफ स्पैन थ्योरी है जिस पे हम बात करने वाले हैं। अब हम इसको लाइफ स्पैन अप्रोच क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी लोगों ने अडल्टहुड तक बातें की हैं कि 14 साल तक, 20 साल तक फॉर एग्जांपल जो है इंसान मैच्योर हो जाता है। ये जो एरिक एरिक्सन है, इसने एक पूरी ज़िंदगी जो है लाइफ के रेलिवेंट उसने एक अप्रोच जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। और उस अप्रोच को उसने लाइफ स्पैन स्पैन अप्रोच का नाम दिया है। बुनियादी तौर पे इंसान की साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है ये वो हमें बताना चाहता है। इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम हैं जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें ये है कि इसमें हम जो 8 स्टेजेस हैं हमारी जिनको हम डिस्कस करेंगे। हर एक स्टेज जो है उसकी एक पर्टिकुलर एज है। उसमें 2 चीज़ें हमारे सामने आएँगी, एक उसका पॉज़िटिव और एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। अगर हम तो पॉज़िटिव एस्पेक्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे तो फिर डेफ़िनेटली वो पर्सनैलिटी, वो शख्स जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट से जो है वो बच जाएगा। अगर हम उसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट को सॉल्व नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली वो नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंसान की पर्सनैलिटी जब से वो पैदा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी जो ग्रूमिंग है या उसकी जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट फेजेज़ आते हैं। उन फेजेज़ को अगर हम पॉजिटिवली सॉल्व करते जाएँ तो इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो बेहतर अंदाज में हमारे सामने आती है। अगर हम उनको सॉल्व ना करें तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो हमारे सामने आता है। तो ये हर एक स्टेज के अपने कुछ क्राइसिस होते हैं, उन क्राइसिस को हमने रिज़ॉल्व करना होता है। और हर एक स्टेज की अपनी कुछ नीड्स, डिमांड्स होती हैं, उन डिमांड्स को हमने पूरा करना होता है एज़ ए इंडिविजुअल, एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए सोसाइटी एल्डर्स एंड एज़ ए टीचर्स। तो हमें बच्चे की डेवलपमेंट में जो है वो एक रोल प्ले करना है एक पर्टिकुलर एज तक, और उसके बाद बच्चा जो है जब उसके अंदर वो करैक्टरिस्टिक्स जो पॉजिटिव हैं, डिज़ायर्ड हैं, वो क्रिएट हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, तो उसके बाद वो बच्चा जो है वो पर्टिकुलरली एक सोसाइटी का यूथफुल मेंबर साबित होता है। तो अब हम इसकी पहली स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें साइको सोशल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इसमें 8 सक्सेसिव स्टेज ओवर द लाइफ स्पैन, यानी पूरी ज़िंदगी पे मुहित 8 तकरीबन स्टेजेस उसने हमारे सामने डिस्कस की हैं, जिसमें उसकी बायोलॉजिकल, सोशल, सिचुएशनल, पर्सनल इन्फ्लुएंसेस को देखा गया है। यानी उसने कोशिश की एरिक एरिक्सन ने कि ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी के रेलिवेंट जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे वो सोशल हैं, बायोलॉजिकल हैं या उसकी सिचुएशनल हैं या उसकी पर्सनल हैं, उन चीज़ों सबको एड्रेस किया जाए। तो यहाँ पे जो वर्ड क्राइसिस है, मस्ट अडेप्टिवली और मेल अडेप्टिवली को विद द टास्क इन ईच डेवलपमेंटल स्टेज। क्राइसिस से मुराद है कि हमें अगर हम उनको अडेप्ट करेंगे या मेल अडेप्ट करें, अगर हम उनको बेहतर अंदाज में सॉल्व करेंगे सिंपल वर्ड्स या बेहतर अंदाज में सॉल्व नहीं करेंगे, तो हर एक डेवलपमेंटल स्टेज पे उसका अपना एक रिस्पॉन्ड है। रिस्पॉन्ड अडेप्टिवली एक्वायर स्ट्रेंथ नीडेड फॉर नेक्स्ट अब अडेप्टिवली से क्या मुराद है, आगे उसका मीनिंग बताया गया है कि हर एक स्टेज जो है उसकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ हैं जो उसको अगली स्टेज में काम आती हैं। अगर हम उन स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है उसकी अगली स्टेज जो है वो बेहतर होगी। मीन्स के जो पहली स्टेज है वो दूसरी स्टेज को सपोर्ट कर रही होती है, ईदर पॉजिटिवली और ईदर नेगेटिवली। तो मेल अडेप्टिवली क्या है कि लेस लाइकली टू बी एबल टू अडेप्ट लेटर प्रॉब्लम्स, यानी कुछ उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो जब वो प्रॉब्लम को अडॉप्ट करता है तो दैट इज कॉल्ड मेल अडेप्टिवली। बेसिक स्ट्रेंथ, मोटिवेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिलीफ दैट डिराइव फ्रॉम सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस इन ईच एज। तो इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है जो मैं पहले आपसे मुख्तसर तारुफ में बता चुका हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ये है कि हमें उन क्राइसिस को जो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, उन क्राइसिस को हमें रिजॉल्व करना है डिफरेंट स्टेजेस पे। अगर हम उनको रिजॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमारे मसाइल जो हैं वो बेहतर होंगे। अब इसकी पहली स्टेज पे हम आते हैं, वो है कि बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जो है ये बर्थ टू एज 1 ईयर, यानी 1 से 1.5 साल तक
ये बच्चे की एज होती है जिसमें ये स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब इसमें क्यों ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है? क्योंकि बच्चा जो है वो एज ए होल डिपेंड कर रहा होता है अपने पेरेंट्स पे, या उसको जो क्या कर रहे होते हैं, उसकी ग्रोथ कर रहे होते हैं, जो उसकी नरिशमेंट कर रहे होते हैं, जो उसकी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उन लोगों फीड के लिए उन पे ट्रस्ट करता है, सिक्योरिटी के लिए उन पे ट्रस्ट करता है, लव एंड अफेक्शन के लिए उन पे ट्रस्ट करता है, यानी हर एक चीज़ पे उन पे ट्रस्ट करता है। केयर गिवर, उसकी बेसिक केयर गिवर जो होते हैं उस बेसिक नीड्स पूरे करते हैं, तो उसके अंदर अगर उसकी बेसिक नीड्स को पूरा कर दिया जाए तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट पैदा होता है। अगर उसकी बेसिक नीड्स को पूरा ना किया जाए तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट पैदा होता है। अब एक बात याद रखें कि जहाँ पे ट्रस्ट है वहाँ पे मिसट्रस्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि ट्रस्ट एक पॉजिटिव एक्टिविटी है और वो हमने क्रिएट करनी है बच्चे के अंदर। और कैसे क्रिएट करनी है कि हम बच्चे एज ए केयर गिवर, एज ए पेरेंट्स, एज ए एल्डर्स, अगर हम उसकी बेसिक सारी नीड्स को पूरा करते हैं तो फिर बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है। और अगर हम उसकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, हम उसे इग्नोर करते हैं साइकोलॉजिकली, सोशली, तो फिर बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट पैदा होता है। और मिसट्रस्ट जो है ये एक पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा फ्लॉ होता है जो बाद में बड़े होकर बहुत सारे मसाइल क्रिएट करता है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? होप, यानी बच्चे ने आपसे होप लगाई होती है। बिलीफ आवर डिजायर विल बी सेटिस्फाइड, यानी बच्चा ये बिलीफ, उसको यकीन होता है कि मेरी ख्वाहिशात मुकम्मल होगी और इससे उसको कॉन्फिडेंस आता है। तो क्लियर होगी बात। अब अगर हमने पहली स्टेज को समझ लिया, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को, तो इसका मतलब यह है कि अगली स्टेज समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। अब हमने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को नहीं भूलना, हमने ज़हन में रखना है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट को। ऑटोनॉमी मीन्स कि वो खुद मुख्तारी आज़ादी होती है। शेम एंड डाउट से मुराद है कि अगर उसको खुद मुख्तारी ना दी जाए तो उसके माइंड के अंदर डाउट पैदा होता है और शेमफुल उसकी सिचुएशन होती है। ये एज जो है ये 1 से 3 साल तक ये चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब 1 साल से बड़ा होता है ना तो वो कुछ ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करता है। वो चाहता है कि मैं खुद से कुछ काम करूं, यानी वो खुद से खेलना चाहता है, खुद से चलना चाहता है, खुद से भागना चाहता है। और इसमें क्या होता है कि चाइल्ड इंडिपेंडेंस इज थ्रॉटेड, यानी चाइल्ड की जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पे पुरखतर होती है। और अगर हम उसको, उसकी ऑटोनॉमी को कोई खतरा लाक हो तो बच्चे के अंदर डाउट पैदा हो जाता है। डाउट क्या होता है? सेल्फ डाउट होता है। और वो दूसरों को डील करने में शेम फील करता है। यानी अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है और हमने उसे खुद से काम करने की आज़ादी भी नहीं दी, तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट होगा। जब मिसट्रस्ट होगा तो फिर डाउट होगा, क्योंकि उसकी बेसिक नीड तो कोई पूरी नहीं की थी किसी ने बचपन में, तो उसके माइंड के अंदर डाउट आ जाता है और फिर वो शेम भी फील करता है। लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो होना चाहिए था, क्योंकि ना तो हमने उसे ट्रस्ट दिया और ना ही हमने उसे ऑटोनॉमी। अगर हमने उसे ऑटोनॉमी भी दी और उसे ट्रस्ट भी दिया तो फिर बच्चे के अंदर ना तो मिसट्रस्ट आता है, ना शेम आता है, ना ही डाउट आता है। तो इसकी स्ट्रेंथ है विल, यानी वो खुद से कर, डिटर्मिनेशन टू एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस इन फेस ऑफ सोसाइटी डिमांड। तो सोसाइटी की डिमांड के पैरेलल वो क्या चाहता है कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चीज़ें करूँ। उसके बाद तीसरी स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव से मुराद होता है कि खुद से कोई काम करना, खुद से कोई इनिशिएट करना। और गिल्ट होता है कि वो अगर वो सोचता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो लगता है मैंने जिंदगी का कोई बड़ा जुर्म कर दिया। जैसे मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको समझा दूं कि एक बच्चा है क्लास में, तो वो बड़े ब्लंटली सवाल कर रहा होता है, और एक बच्चा है कि उसके माइंड में सवाल भी बड़ा अच्छा होता है लेकिन वो सवाल नहीं करता अपने टीचर से, क्योंकि वो फील करता है कि मेरे टीचर को कोई बात मेरी बुरी ना लग जाए, मेरा टीचर जो है वो इल फील ना करे कि ये सवाल ज्यादा क्यों पूछ रहा है। दिस इज कॉल्ड गिल्ट, यानी वो अपने आप को एक मुजरिम, कसूरवार समझता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मैं दुनिया का बहुत बड़ा मुजरिम बन जाऊंगा। अब ये क्यों है? फिर हमें दो बैक स्टेजेस पे जाना पड़े, ट्रस्ट पे जाना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट है तो ऑटोनॉमी है, अगर ऑटोनॉमी है तो फिर ऑटोनॉमी मीन कि उसने खुद मुख्तारी या आज़ादी ले ली, तो फिर से वो खुद से नए काम करना शुरू कर देता है। इसकी एज जो है वो 3 से 5 ईयर होती है। चाइल्ड एक्सप्रेसेस डिजायर टू टेक इनिशिएटिव इन द एक्टिविटीज, यानी वो खुद से काम करने का शौकीन होता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रस्ट भी था, कॉन्फिडेंस भी था और ऑटोनॉमी भी थी, क्योंकि पेरेंट्स ने उसे ऑटोनॉमी भी दी और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी दिया।
ऑन द अदर हैंड उसके अंदर मिसट्रस्ट अगर हुआ है तो फिर क्या हुआ, उसने शेम और डाउट उसके माइंड में आया, शेम एंड डाउट के बाद वो थोड़ा सा इतना ज्यादा हो गया शेम एंड डाउट के वो अब काम करना जुर्म समझता है। पेरेंट्स, अब इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि पेरेंट्स पनिश चाइल्ड फॉर इनिशिएटिव। जब बच्चे जो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को इनिशिएटिव के लिए पनिश करते हैं, चाइल्ड डेवलप फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, तो उनके अंदर गिल्ट पैदा होती है। दैट विल अफेक्ट सेल्फ डिजायर्ड एक्टिविटी थ्रू आउट लाइफ। तो ये जो सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी है, यानी जो खुद से काम करना है, इस एक्टिविटी को गिल्ट जो है सारी उम्र जो है वो डिस्टर्ब करती है। यानी थ्रू आउट लाइफ आप क्या करते हैं कि आप जो है वो थ्रू आउट लाइफ आप वो काम नहीं कर सकते जो आपको करने चाहिए थे। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, इसकी बेसिक करेज टू इन्विजन एंड परसू गोल्स। अगर इनिशिएटिव है, अगर उसके अंदर ट्रस्ट है, ट्रस्ट के बाद अगर उसके अंदर इनिशिएटिव आ गया है, तो फिर क्या है कि उसके अंदर करेज आ जाती है कि वो अपने मकासद को, वो अपने गोल्स को, वो अपने डिजायर को पूरा करे। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वो है इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्रियसनेस मींस मेहनत करना। ये जो एज है ये 6 से 11 ईयर है और बड़ी क्रूशल एज है, 6 से 11 ईयर। आप देखें कि ट्रस्ट, ट्रस्ट के बाद हमारे पास क्या था, ऑटोनॉमी थी, ऑटोनॉमी के बाद हमारे पास इनिशिएटिव आया, इनिशिएटिव के बाद हमारे पास इंडस्ट्रियलनेस आ गया। यानी जब बच्चा अपने सेल्फ डायरेक्टेड गोल को अचीव करना चाहता है तो उसके माइंड के अंदर होता है कि मैं खुद से मेहनत करूंगा तो काम बनेगा। और अगर बच्चे के अंदर ये चीजें नहीं होती, उसके अंदर डाउट होता है, शेम होता है, इन्फीरियर, तो फिर वो इन्फीरियर कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। वो कहता है कि यार ये मैं काम नहीं कर सकता। तो इसको अब हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को कि चाइल्ड डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटी टू एनेबल इन टास्क कंप्लीशन स्कूल वर्क प्ले। यानी बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो डेवलप होती हैं, जिससे स्कूल वर्क और उसका प्ले जो है, खेलने का, वो सारा सिलसिला जो आगे चलता है। अगर पेरेंट्स पेरेंट्स टीचर डू नॉट सपोर्ट चाइल्ड एफर्ट, चाइल्ड डेवलप फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी एंड इनएडिक्वेसी। अगर इंडस्ट्रियसनेस को पेरेंट्स और टीचर सपोर्ट ना करें तो फिर बच्चे के अंदर इंफीरियरिटी आती है और उसके अंदर फीलिंग इंफीरियरिटी एंड इनएडिक्वेसी, यानी वो खुद से क्या कहते हैं कि वो समझता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि मैं खुद से कोई काम कर सकूं, मेरे अंदर एक इंफीरियर कम्प्लेक्स आ गया है। और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्पिटेंस। इंडस्ट्रियसनेस है तो कॉम्पिटेंस है, इंफीरियरिटी है तो वो नालायक हो जाता है बच्चा। एक्सर्शन ऑफ स्किल्स एंड इंटेलिजेंस इन परसुइंग एंड कंप्लीटिंग टास्क, यानी वो अगर उसके अंदर ये स्टेज में इंडस्ट्रियसनेस है तो उसकी इंटेलिजेंस और स्किल्स जो है वो उसको अप्लाई करता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये फर्स्ट 4 स्टेजेस में कॉमन करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? कॉमन करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट 4 पेज में है, लार्जली डिटरमाइंड बाय अदर पेरेंट्स और टीचर। यानी यहाँ पे 11 ईयर तक ही इज गाइडेड बाय द पेरेंट्स। ये सबसे कॉमन करेक्टरिस्टिक है क्योंकि बच्चा जो है वो डिपेंडेंट होता है, मोस्टली डिपेंडेंट होता है, तो पेरेंट्स उसके चाहते हैं, जो चाहें वो उसे ऐसा बना सकते हैं। आगे हम स्टेज पे आते हैं 5 पे, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यानी 12 से 18 साल की उम्र बड़ी क्रूशल एज है। यहाँ पे बच्चे की आइडेंटिटी डेवलप होती है, सेल्फ इमेज डेवलप होता है, यानी वो खुद से बड़ा होके अपनी आइडेंटिटी और अपना इमेज डेवलप करना चाहता है। अब ये इमेज और उसका कैसे डेवलप होगा, जब उसके अंदर फर्स्ट 4 करेक्टरिस्टिक्स होंगी, जिसमें ट्रस्ट है, उसके बाद ट्रस्ट के बाद जो एंड पे हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियसनेस है, उसके बाद इनिशिएटिव है और उसके बाद ऑटोनॉमी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब ये बच्चे के अंदर पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा एक उसके अंदर आइडेंटिटी आ जाती है, अपने इमेजेस बन जाते हैं और उसकी आइडेंटिटी स्कूल में होती है कि फलां बच्चा जो है बड़ा मेहनती है, बड़ा काबिल है और उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी फेस अडल्टहुड विद सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस। अगर इस एज में उसके अंदर आइडेंटिटी आ जाती है तो फ्यूचर में जाके क्या होता है कि उसके अंदर सर्टेनिटी और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये दुनिया के सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मैंने बड़ी मेहनत की है और मेहनत करके मैंने अपना नाम बनाया स्कूल और कॉलेज में, तो अब बड़े होकर मैं यूनिवर्सिटी में भी अपना एक रोल प्ले करूंगा।
उसके बाद आ जाता है कि रोल कन्फ्यूजन। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि उसे अपने रोल का ही पता नहीं होता, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है और उसकी ईगो नहीं होती, वो शेम फील करता है। वो क्या करते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती कि वो अपने आप को बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर सके। उसका अपना रोल जो है वो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसका कंफ्यूज होता है वो अपने सारे मैटर्स में, उसके अंदर कन्फ्यूजन होती है। वो कोई सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता है क्योंकि उसके अंदर मिसट्रस्ट है, उसके अंदर गिल्ट है, उसके अंदर क्या कहते हैं शेम एंड डाउट है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने रोल को डिफाइन नहीं कर सकता कि मैंने क्या करना है। रोल को अगर उसके अंदर आइडेंटिटी है, इंडस्ट्रियसनेस है, तो फिर अपने रोल को डिफाइन करेगा कि मेरा ये काम है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने ये काम करना है। और इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ वो फिडियलिटी है। फिडियलिटी क्या है कि एमर्जेस फ्रॉम द क्वेसिव ईगो आइडेंटिटी, यानी आप अपनी ईगो को जब बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो एक्सप्रेस होती है। और सिंसेरिटी, जेन्युइननेस, सेंस ऑफ ड्यूटी इन रिलेशनशिप विद अदर, ये चीज़ें जो हैं ये करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आती है। फिडियलिटी में सिंसेरिटी होती है, जेन्युइननेस होती है, सेंस ऑफ ड्यूटीज होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर होती हैं। अब सिक्स स्टेज आ जाती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 18 से 35 साल तक होती है तकरीबन, उसने अप्रोक्सीमेटली लिखा है। इसमें इंसान जो है वो प्रोडक्टिव वर्क करता है। 18 साल की उम्र के बाद आपको पता है आपका आईडी कार्ड भी बन जाता है, आप एक बालिग शहरी काउंट होते हैं और अब आप एक मुफीद शहरी बनना चाहते हैं। एंड एस्टैब्लिश इंटीमेट रिलेशनशिप, और इस एज में आप अपने रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। अगर इस एज में आप प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते और आपके अंदर इंटीमेसी नहीं है, यानी आप प्रोडक्टिव वर्क नहीं फील हो, तो फिर क्या है कि इनएबिलिटी टू एस्टेब्लिश इंटीमेसी लीड टू सोशल आइसोलेशन। फिर दुनिया में आप तनाव हो जाते हैं, कोई आपका दोस्त नहीं होता क्योंकि आपने किसी के साथ तो रिलेशन डेवलप नहीं किए। और इसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो लव है। आप देखें कि 18 से 35 साल की उम्र में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का। म्यूचुअल डिविजन एंड शेयर्ड आइडेंटिटी, यानी वो अपने आप को शेयर करना, अपनी आइडेंटिटी को शेयर करना चाहता है। मीन अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जो है वो करीबी दोस्तों के साथ वो शेयर आइडेंटिटी करता है। फ्यूजिंग ऑफ वन सेल्फ विद अनदर पर्सन, तो अपने आप को दूसरे के साथ फ्यूज करना चाहता है। मीन्स इन्फ्यूजन जो होती है, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, यानी ये आपकी शादी की उम्र है और आपने शादी करनी है इस उम्र में। अगर आप शादी 35 साल तक नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप आइसोलेशन का शिकार हैं। और आइसोलेशन जो है ये आपको मिस्ट्रस्ट से स्टार्ट हुई थी, तभी आपको आइसोलेशन की तरफ लेके गई है। उसके बाद है जनरेटिविटी एंड वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी क्या है? इसका मतलब होता है टू क्रिएट, टू एस्टैब्लिश एंड टू गाइड। जनरेटिविटी क्या है? टू क्रिएट, टू एस्टैब्लिश एंड टू गाइड। ये क्या है? 35 टू 55 ईयर एज है, ये काम करने की एज है आपकी। इसमें आपके बच्चे पैदा हो जाते हैं, आपने अपने घर को बनाना है, आपने अपने घर के साथ अपनी फैमिली को एस्टैब्लिश करना है, आपने क्या करना है कि अपने लिए रोजगार तलाश करना है, उनको आपने गाइड भी करना है। और जनरेटिविटी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन, यानी आपके बच्चे हो गए, आपने सोसाइटी में या अपने बच्चों को आपने गाइड करना होता है। स्टैग्नेशन क्या है? क्योंकि आप आइसोलेट थे, आपने तो इंटीमेशन तो किसी से की नहीं, इन्फ्यूजन भी नहीं की, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैग्नेशन इन्वॉल्व नॉट सीकिंग आउटलेट्स फॉर जनरेटिविटी। तो आपकी स्टैग्नेशन हो जाती है, आप स्टक हो जाते हैं एक जगह पे और आपकी लाइफ का कोई फायदा नहीं है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ केयर है, ब्रॉड कंसर्न फॉर द अदर। इस एज में आप दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं। नीड टू टीच अदर्स, आप चाहते हैं कि आप दूसरों को सिखाएं, टीच करें। और उसके बाद जो आखिरी स्टेज है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये 55 साल और इससे ज़्यादा की एज है, जब आप अपने सारे काम तकरीबन कर चुके होते हैं, तो फिर आप ईगो इंटेग्रिटी की तरफ आते हैं। इसमें आप सारी लाइफ का एवेल्युएशन करते हैं। इंटेग्रिटी लुक बैक, और अगर आप ने सारे काम किए हैं, आपके अंदर ट्रस्ट था, आपके अंदर इंटीमेसी थी, आपके अंदर आइडेंटिटी थी, आपके अंदर जो थी वो इंडस्ट्रियसनेस थी, तो इसका मतलब इनिशिएटिव था। इसका मतलब ये है कि आपने अ, अपनी जब पूरी लाइफ को देखते हैं तो आप बड़े मुतमिन होते हैं कि मेरी प्रोडक्टिविटी एज बहुत अच्छी थी, मैंने अपना एक रोल प्ले किया सोसाइटी में, मैंने अपनी फैमिली को गाइड किया,
तो आपकी एक ना लाइफ बड़ी मुतमइन हो जाती है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप मायूसी का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बैचलर लिव लाइक ए किंग एंड डाइज लाइक ए बैगर, कि बैचलर की लाइफ जो है वो तो किंग की तरह होती है, खुद कमाता है, खुद खाता है, लेकिन डाइज किसकी तरह होता है? बैगर की तरह होता है। तो अब आपकी लाइफ में एक मायूसी आ जाती है। तो अब अपने प्रीवियस जितने भी हैं आपके अंदर एंगरनेस होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, आप एक ना तन्हाई फील करते हैं, मायूसी आ जाती है लाइफ में। डिटैच कंसर्न विद द होल ऑफ लाइफ, और आप इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो विजडम है, और विजडम मीन कि डिटैच्ड कंसर्न विद द होल ऑफ लाइफ, यानी आप अपनी पूरी लाइफ जो है उसका एक क्रक्स जो है वो दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो इसमें आपकी विजडम आ जाती है, लोग आपको जो है वो सैल्यूट करते हैं। अब इसमें हमने 5 से 8 ईयर जो था उसको देखा था कि इसकी स्टेजेस क्या है। इंडिविजुअल हैज मोर कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट, यानी 5 से 8 स्टेज जो, क्योंकि 1 से 4 स्टेज जो थी वो आपकी थी कि पेरेंट्स और टीचर आपको गाइड कर रहे हैं। 5 से 8 स्टेज जो है वो क्या है कि आपका ज्यादा कंट्रोल है इन्वायरमेंट के ऊपर। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्राइसिस रेजोल्यूशन, और हर स्टेज पे इंडिविजुअल जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने क्राइसिस जो है उनको सॉल्व करे। तो ये तो था इसका लेक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पर्सनली तौर पे फील करूं तो ये बड़ी अच्छी लगी है मुझे ये थ्योरी जो है, क्योंकि इस एरिक एरिक्सन ने इंसान का एक पूरा नक्शा बना दिया है कि आप 60 साल तक, 65 साल तक आपकी लाइफ जो है वो कैसे गुजरती है। तो उम्मीद है आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।